वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जितने भी स्टूडेंट्स डीएसएसबी लाइब्रेरी के लिए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ जिनके बेस पे आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए बी केयरफुली। जो मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा आप उन चैप्टर्स को डिटेल्स में पढ़िए। डिटेल्स में पढ़ने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका जो एग्जाम आएगा वो डीएसएसबी का वो एग्जाम कॉन्सेप्चुअल लेवल का होगा, क्योंकि जितने भी लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर है उन सब के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कॉन्सेप्चुअल लेवल के बने हुए हैं। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप कम से कम 10-12 दिन रेगुलर डिस्क्रिप्टिव लाइब्रेरी का सिलेबस पढ़िए और उसके बाद फिर एमसीक्यू जो भी बुक आपके पास है उसको प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब से प्रैक्टिस कीजिए या जैसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है वैसे कीजिए, बट आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, आइए मैं कुछ टॉपिक्स बताता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारे लाइब्रेरी में आपको मैनेजमेंट में से आपका पेपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आप लीजिए बजटिंग, नंबर 2 पार्ट सीपीएम, नंबर 3 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नंबर 4 लाइब्रेरी सेक्शन। कौन कौन से होते हैं? सर्कुलेशन सेक्शन, पीरियोडिकल सेक्शन, मेंटेनेंस सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन। ये कम से कम आपको 4 सेक्शन को डिटेल्स में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड आपको पढ़ना है। और नंबर 5 पोस्ट कोर पे, ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का है। इसके अंदर आपको P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO मतलब कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्ट और B फॉर बजटिंग। इसके अंदर आपसे ये पूछ सकता है P स्टैंड, CO स्टैंड, R स्टैंड। आपको बताना है कि P फॉर क्या होता है। P फॉर प्लानिंग, CO से बच्चे कंट्रोल पे क्लिक कर देते हैं, जबकि ये कंट्रोल नहीं है, ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेशन। और ये किसने दिया था? बाय लूथर बुलिकिन। ठीक है, नंबर 6 पे फादर ऑफ HRM, फादर ऑफ HRM ई मायो। ये है और ये पेपर में अधिकतर आते हैं आपके। कम से कम आपको इन चैप्टरों को तो कम से कम आपको पढ़ना ही है। इनकी आपको डिटेल पढ़ना है। और डिटेल कहां से पढ़ोगे आप? ई ज्ञान कोश, ये इग्नू का है। यहां से ई ज्ञान कोश आपको गूगल पर डालना है और वहां से आपको पूरे जो इग्नू के असाइनमेंट्स हैं, जो भी इग्नू का मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, सारा अवेलेबल है। वहां से आप जाके अपनी इन सब की डिटेल्स को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको ये एहसास होगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप इजीली कर सकते हैं। जितनी भी मार्केट में एमसीक्यू की बुक्स हैं उनको आप बाद में यूज कीजिए। पहले कम से कम 10 दिन आपको इन सारे चैप्टर्स को पढ़ना है मैनेजमेंट के अंदर से, और इनकी डिटेल्स पढ़नी है। बजट कौन कौन से है? पार्ट सीपीएम, जॉब एनालिसिस। ठीक है, जॉब एनालिसिस पार्ट सीपीएम, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, और लाइब्रेरी सेक्शन। लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर सर्कुलेशन आपको डिटेल पढ़ना है, पीरियोडिकल पढ़ना है, मेंटेनेंस पढ़ना है, और टेक्निकल में आते हैं क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। इसलिए कम से कम आपको ज्यादा नहीं तो
इन चैप्टर को डिटेल्स में पढ़िए और हो सकता है कि आपके इस वाले चैप्टर में से काफी सारे क्वेश्चन आ जाए। कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो इजीली इन चैप्टरों के अंदर से बनते हैं। आइए अब हम देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट। हमारा जो सब्जेक्ट है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। लाइब्रेरी सोसाइटी से काफी सारे क्वेश्चंस हर बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखे गए हैं। आइए अब हम कुछ डिस्कस करते हैं मैन टॉपिक्स पे। सबसे पहले आपको डिटेल्स पढ़नी है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी। इसके आपको क्या पढ़ना है, इसको कैरेक्टरिस्टिक देन ऑब्जेक्टिव्स। ये तो आपको कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें से रिलेटेड इस वाले चैप्टर में से आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक्स है कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, और नंबर दूसरा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सेकंड चैप्टर हमारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से हर बार क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि क्वेश्चन कहां से क्या पूछता है। इसलिए 5 लॉ के जितने भी 5 लॉ है उनको भी केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनकी डिटेल्स पढ़िए। जितना ज्यादा डिटेल पढ़ोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप एग्जाम में जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नंबर 3 एसोसिएशन। एसोसिएशन में ALA, ILA, ISLIC और आपका ITLIS। ये 4 कम से कम 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। ALA एक का क्वेश्चन डेफिनेटली ALA से आएगा, कुछ भी पूछ सकता है। ALA कहाँ का है, ALA कब आया था, इसमें आपको ALA की फुल फॉर्म क्या है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का एसोसिएशन कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें से बनते हैं। नंबर 4 स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको डिटेल्स में पढ़िए। नंबर 5 लाइब्रेरी बिल्डिंग। ये वो चैप्टर्स है जिनमें से हर बार पेपर में क्वेश्चंस देखे गए हैं। ये वो चैप्टर्स हैं, इसलिए इन चैप्टर को कम से कम इन चैप्टर पे थोड़ा वेटेज डालिए और इनकी डिटेल्स पढ़िए। ठीक है, जब तक आप डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप कितनी ही MCQ की बुक मार्केट से लेके पढ़ लो, चाहे किसी में 2000 क्वेश्चन हो, चाहे किसी में 3000 क्वेश्चन हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कब, जब आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। और डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, ये टॉपिक्स को कंटिन्यूएशन में पढ़ना है। अगर किसी के पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो वो ई-ज्ञान कोर्स से जाकर वहां से रीड आउट कर सकता है। और इसके अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशंस है, इनके हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक इंस्टीट्यूशंस का आपको क्या देखना है, स्कोप क्या है पहला, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट और तीसरा प्लेस, कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, बाहर के। ये 3 चीज पे आपको वेटेज डालना है। ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस आपके पेपर में हर बार कम से कम 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनसे ये पूछा गया है कि एग्रीज किससे रिलेटेड है, तो आप बोलोगे उसमें लिखा हुआ है एग्रीज किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। उसमें इंस्पेक्ट इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा गया कि इंस्पेक्ट इंस्टीट्यूट का स्कोप क्या है, वो है फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। और ऐसे एक बार ये पूछा गया कि डेसीडॉक के अंदर किस चीज की इंफॉर्मेशन होती है, तो वो स्पेशल था। वो किसको कवर करता है डेसीडॉक, डिफेंस को। इसलिए आपके इन क्वेश्चन पे, इन ऑर्गेनाइजेशन पे जितने भी हमारे निकनेट इंस्टीट्यूशंस हैं, डेसीडॉक, निकनेट, इम्प्लीमेंट, निस्केयर, निसाक, इस सारे जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उन सिलेबस को
पूरा डिटेल्स में ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ ये पढ़ना है ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये कब आया और इसका काम क्या है, मतलब क्या करता है ये, मतलब कि इसका स्कोप क्या है, आपको इतना पता होना चाहिए। आपके 2 नंबर डेफिनेटली तैयार हो जाएंगे, इसमें से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके। नेक्स्ट और एक DRTC, इसकी डिटेल्स पूरा पढ़िए, एक आध क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए DRTC की कोई डिटेल पढ़िए। आपको डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है। आप हर एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 या 3 दिन दो, 10-12 दिन में आपका ये डिटेल्स खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो भी आपके पास MCQ लेवल की बुक्स है उनको आप प्रैक्टिस करो उनसे, कि देखो आपको कितना आया, उसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के दिए हुए हैं। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा DRTC डिटेल्स आ गई। कम से कम इन जितना भी मैंने बताया इन चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही होगा, और पढ़ने के साथ साथ वेटेज भी डालनी होगी, समझना होगा। अब आपका टाइम पढ़ने से ज्यादा समझने के लिए है, कि कोई भी चीज को जब तक आप पढ़ोगे फिर उसको समझना जरूरी है, क्योंकि आपको रिवाइज करने का टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा एक चैप्टर को 2 दिन दो, ज्यादा से ज्यादा हो गए तो 3 दिन, इससे ज्यादा कोई भी चैप्टर का टाइम नहीं देना डिस्क्रिप्टिव में। आप डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद फिर आपके पास MCQ लेवल का क्वेश्चन आएगा, जो आपके पास बुक होगी उसमें से प्रैक्टिस कीजिए। आपके जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे कॉन्सेप्चुअल लेवल के आएंगे, तो आपको जो पढ़ा हुआ है उसमें से आप इजीली आंसर कर सकते हैं। इसलिए जो चैप्टर बता रहा हूं आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए, लेकिन ये चैप्टर मैं जो बता रहा हूँ इन पे तो आपको वेटेज डालनी ही होगी, और आपको इस तरह से एक स्ट्रैटेजी बनाओ और एक प्लानिंग करके उसके बाद अपने आप को एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, हमारा तीसरा सब्जेक्ट है रेफरेंस सेक्शन। रेफरेंस सेक्शन में क्वेश्चन हर बार आपके आ रहे हैं। रेफरेंस सेक्शन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्री सोर्स कौन से होते हैं और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स कौन से होते हैं। नंबर 1, नंबर 2 सर्विस पता होनी चाहिए कि रेफरेंस सर्विस क्या होती है। नंबर 3 रेडी रेफरेंस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, ये पता होना चाहिए। और नंबर 4 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्स, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इनमें से कुछ ना कुछ पूछ लेता है। आपको इनकी डिटेल पता होनी चाहिए कि प्राइमरी सोर्स कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं और टर्सरी कौन से होते हैं। प्राइमरी में क्या क्या आता है, सेकेंडरी में क्या क्या आता है और टर्सरी में क्या क्या आता है। इससे एक क्वेश्चन आपका पूरा बिल्कुल रेडी मिलेगा। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और ये जो हमारे को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किसने दिया था, ग्रोगन ने। किसने दिया था ये, ग्रोगन ने। ग्रोगन के थ्रू प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आए थे। प्राइमरी हमारा क्या है, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, टर्सरी सोर्स। प्राइमरी में जैसे आपका स्टडी मटेरियल, जैसे आपका कोई भी स्टडी मटेरियल होता है, और उसके सेकेंडरी में टेक्स्ट बुक बन जाता है, और डायरी हमारा किसमें बन जाता है, टर्सरी में। तो इसलिए आपको ये समझना है, और जितने भी ई-ज्ञान कोर्स पे हमारे को दिए हुए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में, वहां पे जाके आप सारे ये आप सर्च कर सकते हो। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी सोर्स कौन कौन से होते हैं, सेकेंडरी सोर्स कौन से होते हैं और टर्सरी सोर्स कौन कौन से होते हैं, जिससे आपका एक नंबर बिल्कुल रेडीमेड तैयार मिलेगा। ठीक है, नंबर 5 बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस सोर्स। ये कम से कम इन चैप्टरों को डिटेल्स में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, और फिर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन ये डिटेल्स में आपको पढ़ना होगा। हर एक टॉपिक को 2 दिन से ज्यादा मत दो, आराम से समझो क्या चीज है क्या चीज नहीं है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट, नंबर 4
इंफॉर्मेशन सर्विस। इसमें सबसे पहले CAS और SDL, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। नंबर 2 एंटीसिपेटरी सर्विस, इस पे पूरा पढ़ना है आपको। नंबर 3 लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में से आपके कम से कम 1 और 2 क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखना आप लोग कि आपसे ये पूछा जाएगा कि कोहा कौन सी लैंग्वेज में बना है, तो आप बताओगे कोहा हमारा बना है पर्ल में। कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कहाँ का है, आप बताओगे न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसलिए हमें जितने भी लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर है इन सबको बी केयरफुली पढ़ना है और उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या देखना है आपको, किसने बनाया, किस लैंग्वेज में है और ये कब आया। CDS, IS किसने बनाया, यूनेस्को ने, और इसकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, पास्कल। तो आपको इस चीजों पे इन पर ध्यान देना है। सोल किसने बनाया, अधिकतर जिसके चांसेस हैं पेपर में आने के, ई ग्रंथालय हमारा किसने बनाया, निक ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसलिए आपको लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को ध्यान से समझना है, पढ़ना है और इन पर वेटेज डालनी है कि ये कब आए और इसकी लैंग्वेज क्या है और ये कहां पर बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में आता है। नंबर 4 जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, निकनेट, ठीक है, इनफिलिपनेट, निस्केयर, निसाट एंड ETC, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आपको वही बता रहा हूँ कि इनमें क्या देखना है आपको, कब आए, इनका स्कोप क्या है, एस्टेब्लिशमेंट कब है और ये किस चीज को कवर करते हैं, ये आपको इसमें से देखना है। एक चीज का स्पेशल ध्यान देना है, मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ, आपको 5th नंबर पे डेलनेट को आराम से पढ़ना है। दिस इज ए इम्पोर्टेंट। डेलनेट की डिटेल आराम से पढ़ो, पूरी डिटेल पढ़नी है आपको। डेलनेट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि डेलनेट हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको क्लियर करना, एक डेलनेट को आपको क्लियर करना है हर बार। नंबर 6 RRRF, इसकी भी डिटेल पढ़नी है। ठीक है, RRF किसको प्रमोट करता है, पब्लिक लाइब्रेरी को, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, मैंने आपको उसमें लाइब्रेरी सोसाइटी में लाइब्रेरी एक्ट नहीं बताए थे, तो ये लाइब्रेरी एक्ट भी आपके पेपर में आता है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कह दो या फिर एक्ट कर दो, जो हमारे 19 है इंडिया में स्टेट वाइज। ठीक है, इसमें अधिकतर जो आता है कर्नाटका, केरला, मद्रास, इनकी आपको डिटेल्स भी पढ़नी है, कम से कम इन 3-4 चीज की। एक हमारा महाराष्ट्र, ये 3-4 हमारे लाइब्रेरी एक्ट हैं जो आपको अलग से स्पेशल पढ़ने हैं। इनकी डिटेल पढ़िए, आगे देखिए डिटेल अंदर क्या क्या दिया हुआ है। बस ये कुछ मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इनको आपको डिटेल्स में पढ़ना है। मैं MCQ लेवल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा अभी। MCQ के क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप बाद में यूज कीजिए। कम से कम 8-10 दिन आप इस चीज की तैयारी कीजिए। जितना डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट्स मिलेगा। नंबर 5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, आपके एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के हैं। ठीक है, जो नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका www की फुल फॉर्म क्या है, जैसे ये पूछ सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या है। उसमें आपको इसलिए ध्यान रखना है कि आपको कम से कम जो कंप्यूटर के हैं बेसिक पढ़ने। बेसिक में क्या है आपका जनरेशन। नंबर 2 इंटरनेट
इसकी डिटेल पढ़नी है आपको। इंटरनेट कहाँ से आया, कब आया, किसने दिया, ये सारी डिटेल्स पढ़नी है आपको। जनरेशन पढ़ना है कि पहली जनरेशन क्या थी, दूसरी में क्या थी, तीसरी में क्या थी, चौथे में क्या थी, पांचवी में क्या थी। तो हमारे को ये जनरेशन, कंप्यूटर जनरेशन मस्ट है। ये इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। और नंबर 3 है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में आपके क्या आते हैं, लैन, वैन, मैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसके अंदर टोपोलॉजी आती है। टोपोलॉजी में स्टार पढ़ना, रिंग पढ़ना, और स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये 4-5 है, ये सब पढ़ ही लेना आप लोग। नंबर 4, कंप्यूटर में आपको पढ़ना है इनपुट आउटपुट डिवाइस, कौन कौन से होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। नंबर 5, बाइनरी डिजिट का क्वेश्चन हर बार आता है, किसी न किसी फॉर्म में पूछता है। ठीक है, बाइनरी डिजिट क्या है, इसकी डिटेल्स पढ़नी है आपको। पढ़ नहीं सकती है, लेकिन इसकी स्पेशल पढ़नी है। इसमें जॉर्ज फूले शायद उनके वो हैं, ओनर है, रचिता है कि बाइनरी डिजिट किसने दिया, कब आया, बाइनरी डिजिट क्या होता है, एंड और नॉट, एंड और नॉट, इस टाइप के सारे हमारे इसके अंदर आते हैं। 10 क्वेश्चन तो आपको लाइब्रेरी से कंप्यूटर के आपको मिलेंगे, और बाकी जितने भी हमारे कंप्यूटर से इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे क्वेश्चन भी हमारे कंप्यूटर के मिलेंगे। कुल मिला के आपके डीएसएसबी में 10-15 नंबर के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। नंबर 6, बाइनरी डिजिट, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 7, टीसीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनकी डिटेल्स पढ़नी है आपको, इनकी डिटेल्स पढ़नी है आपको। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। ये मैंने कुछ इंपोर्टेंट चैप्टर्स बताए जिनको आपको डिटेल्स में पढ़ना है, और डिटेल में पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है। बाकी आपका फर्स्ट पेपर, आपके फर्स्ट पेपर में आपको मेन टॉपिक्स जो है मैथ और रीजनिंग। बच्चे मैथ को कम करते हैं, रीजनिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, बट रीजनिंग में क्या करते हैं कि मैंने पूछा, मान लो मैंने किसी भी स्टूडेंट से पूछा कि बच्चे रीजनिंग में क्या आता है, बच्चे बोलते हैं सर मुझे कोडिंग डिकोडिंग आता है, मुझे ये आता है, ये आता है। जब उनसे क्वेश्चन कराने की बात करो तो एक क्वेश्चन में 5 मिनट आराम से ले जाते हैं, मतलब कि वो प्रैक्टिस नहीं करते। जो भी आपको रीजनिंग के चैप्टर्स आते हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करो, कम से कम जो आते हैं उन चैप्टर्स को अच्छी तरह से करो कि क्वेश्चन देखा और आंसर, क्वेश्चन देखा और आंसर। क्योंकि आपका जो सिस्टम पे एग्जाम होगा कंप्यूटर पे, उस कंप्यूटर के बेस पे आपको पढ़ना है, समझना है, समझने के साथ साथ आपको आंसर लगाना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो रीजनिंग की। आपके जो चैप्टर्स आते हैं रीजनिंग में, देखो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि लाइब्रेरी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे हम वेटेज डालें। बच्चे क्या करते हैं इस टाइम, उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, एक मार्केट से बुक ले आते हैं, उसी बुक को पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक बुक से कभी पेपर क्लियर नहीं होगा। आप लोग, मैं एक छोटा सा आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो जो मैंने टॉपिक्स बताए उन टॉपिक को डीपली पढ़ो, उनको समझो और उनकी डिटेल्स अपने माइंड में सेटअप करो कि ये चीज है, क्यों है, कहां से है, किस लिए बनी। उससे क्या होगा, आपका बेस क्लियर होगा। जब बेस क्लियर होगा तो कोई सी भी बुक आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ चैप्टर्स लिए हैं जो रिलेटेड आपके एग्जाम है, जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को फॉलो करते हुए ये मैंने चैप्टर्स लिए हैं, बस इनकी आपको डिटेल्स पढ़नी है। ठीक है, आइए अब हम करते हैं फर्स्ट पेपर में। आपको पता है, आप अच्छी तरह जानते हो सिलेबस क्या है। जनरल अवेयरनेस है हमारा, अर्थमेटिक है, रीजनिंग है, और आपका हिंदी है, इंग्लिश है,
आपको पता है कि जो आपको फर्स्ट पेपर में आता है, फर्स्ट पेपर में मतलब आपको मान लो रीजनिंग आती है, ठीक है, लेकिन रीजनिंग में जब तक नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये नहीं कि मुझे आता ठीक है, आने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ होगा। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा टाइम दोगे, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसमें आपने 2 मिनट लगाए, फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा करो, फिर उसी क्वेश्चन 2-3 बार करो, वो वैसे दिमाग में सेट हो जाएगा और आपका टाइम कम होता चला जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले जो चैप्टर्स आते हैं, जैसे आपको आते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इससे आपके कम से कम 2 क्वेश्चन बनते हैं। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है आपको कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए अल्फाबेट्स के प्लेस पता होने चाहिए, उनका रिवर्स अल्फाबेट्स कौन सा आता है ये जल्दी पता होना चाहिए, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपना रीजनिंग का आंसर निकाल सको। ये पहला पॉइंट है। दूसरा हमारा आता है, जो क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आपको समझना है कि क्वेश्चन किस किस टाइप के बने हुए होते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि ब्लड रिलेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नंबर 3 डायरेक्शन, डायरेक्शन में किस टाइप क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 4 सीरीज, ये वो चैप्टर है जो आते हैं पेपर में। बोर्ड मास, अरेंजमेंट ऑफ सिटी, क्लॉक, कैलेंडर, ये देखो ये और एक सिम्बोलिज्म, ये चैप्टर में से आप मतलब कि इन पे थोड़ा वेटेज डालेंगे तो आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में ठीक हो जाएंगे। अगर आपके माइंड में ये रहा कि मुझे आते हैं तो वो आते ही हैं, होंगे नहीं। इसलिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन जो तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं ये भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस टाइम। ये चैप्टर्स मैंने वो निकाले हैं जो आपको करने हैं और आप इजीली इनको कर लेते हो। ट्रायंगल वाले क्वेश्चन कम से कम ये रीजनिंग का पार्ट कर लो, कम से कम एक आइडिया मिलेगा आपको कि भाई ये रीजनिंग के पार्ट में से हमारे 8-10 नंबर आ जाएंगे। बाकी और आप थोड़ी सी मेहनत करो, इन पे थोड़ा वेटेज डालो, जितना आता है उसको और पक्का करो, उसमें अपना और टाइम बचाओ, ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो टाइम लेता है वो लेता है मैथ और रीजनिंग। बाकी सारे क्वेश्चन हम पढ़ के डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कुछ बच्चे मैथ को देखते भी नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस कम कर पाते हैं और प्रैक्टिस कम होने पे वो उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपको पता है कि एक एक नंबर की वैल्यू है, अगर एक नंबर भी ऊपर नीचे हो गया तो आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसलिए जहां से भी नंबर मिले, जैसे भी नंबर मिले, आपको नंबर लेना है। सेकंड, अब मान लो मैथमेटिक्स में सबसे पहले टाइम एंड वर्क, इसके ज्यादा करने क्वेश्चन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ही क्वेश्चन करने हैं आपको, सिर्फ बेसिक करना है, क्योंकि डीएसएसबी में सारा कॉन्सेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो बेसिक ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क, नंबर 2 टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर 3 रेशियो, नंबर 4 परसेंटेज, नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, और नंबर 6 सिंपल इंटरेस्ट, और नंबर 7 कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर 8 बोट एंड स्टीम, नंबर 9 एवरेज, नंबर 10 एलिगेशन। एक एलिगेशन चैप्टर आता है, इजीली आप वर्क कर सकते हैं, यानी मिक्सचर। कम से कम ये चैप्टर तो आपको करने हैं और इसमें ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ही करो। ज्यादा आप लोगों को आपको समझ में आना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और प्रॉफिट लॉस क्या होता है, परसेंटेज क्या होती है, और रेशो हमारी क्या होती है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इनमें से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, और भी आते हैं। कम से कम यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत करो, करना जरूरी है आपको, क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू है, ठीक है। अगर मान लो इसमें ज्यादा टाइम नहीं है, आजकल बहुत सारे YouTube पे चैनल बने हुए हैं जिनसे आप थोड़ा ट्रिक वाइज सीख सकते हो, शॉर्टकट निकाल सकते हो।
ठीक है, ये सारे आपके फर्स्ट पेपर में ज्यादा टाइम क्या लेंगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। बस अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैथ भी जल्दी हो जाएगा और रीजनिंग भी आपका जल्दी हो जाएगा। अगर आपको मैं कुछ मोटिवेट कर पाया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, इतना तो बनता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।